नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है वॉइस। आज हम लोग वॉइस को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे विद्यार्थियों जो अभी तक मेरे प्रीवियस क्लास अर्थात मैंने टाइम एंड टेंस पढ़ाया था, आपको टाइम एंड टेंस के चैप्टर को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले टाइम एंड टेंस को पढ़ लीजिए, तत्पश्चात वॉइस को। क्योंकि वॉइस ये ऐसा चैप्टर है जो टोटली डिपेंड है आपका टेंस पे। टेंस और टेंस के अलावा अगर दूसरा बात करें तो वर्ब और टेंस, ये दोनों को समझने के बाद ही आपको वॉइस चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक टेंस या वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो पहले आप टेंस अथवा वर्ब को पढ़ लीजिए, तत्पश्चात वॉइस को पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले वॉइस के ऊपर। वॉइस है क्या, इसको समझने से पहले मैं दो चीज आपको बता देता हूं कि वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वॉइस चैप्टर से हर एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर किसी भी बोर्ड का अपना एग्जाम हो, इस वॉइस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल इस चैप्टर में, वॉइस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने का प्रयास करूंगा। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए मैं वॉइस को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वॉइस है क्या। आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि वॉइस है क्या, है ना। आप सबको समझ में आएगा, आप बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा बताएंगे आप सभी। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के ऊपर। वॉइस का हिंदी अगर बात करें साथियों तो वाच्य होता है। वैसे हम लोगों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो हम लोग इंग्लिश को बेसिकली समझेंगे, हिंदी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ सेंटेंस या कह सकते हैं वाक्यों में परिवर्तन को हम लोग वॉइस कहते हैं। वाक्यों में परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। अगर बात करें साथियों वॉइस के डिफिनेशन की, अगर इसके डिफिनेशन अगर हम तैयार करें, साथियों, इसका डिफिनेशन क्या आएगा, वॉइस का डिफिनेशन क्या आएगा, चलिए मैं बता दिया। इसका वाच्य होता है, वाच्य, हिंदी इसका वाच्य होता है। मैं इसका डिफिनेशन तैयार करूं तो कह सकता हूं कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर देखना साथियों, अगर नहीं दिखाएगा तो बताना आप, है ना। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which tells whether, लिखा हुआ है वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which tells whether the सब्जेक्ट के तौर पे, याद रखेंगे सब्जेक्ट के तौर पे आपका कोई पर्सन आ सकता है या सब्जेक्ट के तौर पे आपका कोई थिंग भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपका इन सेंटेंस, इसी को हम लोग कहते हैं वॉइस। समझिए, वापिस मैं इस बात पे आता हूं, वॉइस क्या है। तो लिखा हुआ है साथियों, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वॉइस जो है वह क्रिया का वह रूप है, वॉइस जो है वह क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। वॉइस, आखिर वॉइस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जो वह बताता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है। अर्थात हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, जिस क्रिया का रूप के बारे में, उसी को हम लोग कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, वॉइस। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर भी कह सकते हैं, इसको डूअर भी हम लोग कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये रहा अपना वॉइस का डिफिनेशन, ठीक है। तो अब यहां से आगे मजा आने वाला है। ये तो वॉइस का भी डिफिनेशन है, कोई भी एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, आगे की चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मैं इसके आगे बताता हूं कि वॉइस के प्रकार, ये वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो जरा सा अगर आप लिखना चाहते हैं इसके डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको एक बार लिख सकते हैं, आप लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। आइए वॉइस के बारे में आगे जानते हैं।
सबसे पहले वॉइस की कैटेगरी की बात करते हैं साथियों। तो वॉइस की कैटेगरी को हम दो वर्गों में बांटते हैं, इसको दो हिस्सों में लेकर चलते हैं। सबसे पहले वॉइस की पहली कैटेगरी होती है साथियों, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। वॉइस की पहली कैटेगरी होती है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। वॉइस की पहली कैटेगरी को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो वॉइस की कैटेगरी होती है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। समझने का प्रयास ये करेंगे हम लोग कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और दूसरा पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस ये होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट जो होगा वो वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो पैसिव वॉइस है तो वो ना, उसमें किया गया जो वर्क होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किससे? सब्जेक्ट से। आई मीन कहने का मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किया गया काम से, और पैसिव वॉइस में ना वो जो किया गया काम है वो इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा किससे? सब्जेक्ट से। सो मैं लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं, इसमें डूअर, डूअर को हम लोग क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर इंपॉर्टेंट देन, है ना, देन वर्क। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? यानी इसमें जो वर्क होगा, जो वर्क होगा, जो किया गया काम होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? सब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में ये कहे कि एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे? तो एक्टिव वॉइस का ये पहचान होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो किसी भी सेंटेंस के पहले लिखेगा। एक्टिव वॉइस में हम कब कहेंगे? एक्टिव वॉइस में हम कब कहेंगे? जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आगे होगा। तो आप समझ जाना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे प्रयोग किया है तो कहीं ना कहीं अगर आगे किया है तो वह निश्चित तौर पर कौन सा वॉइस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहलाएगा। मैं भी इसकी एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको। और ये तो आप समझ गए कि एक्टिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किससे? वर्क से। यानी किया गया काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं? डूअर। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है कि किया गया वर्क जो होता है, यानी कहने का मतलब वर्क डन इज, इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन, है ना, सब्जेक्ट। या इसी को कहेंगे डूअर। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि किया गया काम, जो भी काम किया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किससे? सब्जेक्ट से। अब जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट किया गया काम होगा तो इस पैसिव वॉइस का पहचान ये हुआ कि अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग आगे नहीं रहेगा, उसमें किया गया काम का ज्यादा वैल्यू रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए साथियों कई बार जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डूअर को हम लोग नहीं भी लिखते हैं, डूअर को छोड़ देते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो अभी मैं बताऊंगा आगे कि अगर पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम केला खाएंगे, केला खाएंगे तो केला का छिलका इंपॉर्टेंट है? नहीं। केला का छिलका इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम केला खा के और छिलका को फेंक भी सकते हैं। अरे फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते हैं? उसी प्रकार से इसमें किया गया काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके सब्जेक्ट से। तो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, इसके बारे में एग्जांपल दे देकर बताता हूं कि कैसे किया गया काम, है ना, वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या सब्जेक्ट वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको बताऊंगा। इससे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं कि लड़के, हिंदी में ही लिखता हूं पहले, लड़के अखबार बांटे, अखबार बांटे। मैं एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि लड़के अखबार बांटे। अब जरा इसको बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? लड़के। इसलिए लड़के सब्जेक्ट हुआ क्योंकि जो अखबार बांटने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लड़का, है ना। जो किसी काम को करता है उसी को तो कहते हैं सब्जेक्ट।
तो इसमें लड़के ना सब्जेक्ट हो गया अपना। अब बताइए, अगर ये लड़के ही नहीं रहेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग डूअर भी कह सकते हैं, डूअर भी कह सकते हैं। और अखबार बांटना ये किया गया काम है आपका, ये वर्क है आपका, समझ में आ रहा है ना, ये वर्क हो गया, ये आपका डूअर है। अब इसको बताइए आप कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, वो बताइए आप सभी। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्टिव वॉइस। क्यों? इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? पूछो क्यों सर? इसलिए कि यहाँ अखबार बांटने का काम लड़का कर रहा है। अगर लड़का ही नहीं रहेगा, लो मैं लड़का को लोप कर दे रहा हूं, अगर लड़का ही नहीं रहेगा तो अखबार कौन बांटेगा? कोई बांट सकता है? नहीं बांट सकता। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंट है यहाँ सब्जेक्ट। किसकी तुलना में? वर्ग की तुलना में। तो डेट हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया सेंटेंस था वो कौन वॉइस में था? एक्टिव वॉइस। इसी बात को मैं पलट देता हूं, इसी बात को मैं पलट देता हूं और लिखता हूं कि अखबार बांटे गए, अखबार बांटे गए। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें काम क्या है, बताइए आप। इसमें काम है अखबार बांटना, ये तो आपका वर्क हो गया, किया गया काम हो गया। लेकिन साथियों बताइए आप कि इसमें काम तो दिया हुआ है, लेकिन इसको करने वाला कौन है वो पता चल रहा है? इसका मतलब हुआ कि इसमें वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर डूअर इंपॉर्टेंट होता तो जरूर लिखता, इसमें डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी सिर्फ अखबार बांटे गए। अखबार कौन बांटा उसका जिक्र किया गया नहीं है। हम पहले ही आपको बताया कि यानी कि वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्ट से, तो वो कौन वॉइस कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। इसलिए साथियों इसके में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है ना। सो हम कह सकते हैं कि अखबार बांटे गए, ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई होप आप सभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताता हूं और फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। एक बार अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आगे चलता हूं, इसको स्क्रीनशॉट करने की तो कोई जरूरत है नहीं। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ क्या है? राम कॉल्ड रीना। क्या लिखा हुआ है? राम कॉल्ड रीना। इसका मतलब हुआ क्या? राम ने रीना को बुलाया, राम ने रीना को बुलाया। यानी बुलाने का काम, यानी काम करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अर्थात तो जब काम करने वाला है यहाँ प्रेजेंट, बुलाने का काम राम किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि डूअर हो गया ये, और ये इंपॉर्टेंट है काम के अपेक्षा। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कौन सा वॉइस में, जरा बताना आप? एक्टिव वॉइस, जिसको शॉर्ट में हम लोग ए भी कह सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है राम वाज कॉल्ड बाय रीना। यानी कहने का सेंस हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ राम को बुलाना, सॉरी काम हुआ राम को बुलाया गया। और राम को बुलाया गया, अगर नहीं भी लिखता कि राम के रीना के द्वारा बुलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बता दिया कि राम को रीना के द्वारा क्या किया गया? बुलाया गया। तो यहाँ किया गया काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डूअर के अलावा, डूअर की तुलना में। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा वॉइस में कहलाएगा? पैसिव वॉइस में, यानी कि पीबी। ठीक है। आगे लिखा हुआ द थीफ सॉ द पुलिसमैन, है ना। चोर के द्वारा जो है, चोर जो है कि पुलिस को देखा, चोर जो है पुलिस को देखा। अब चोर पुलिस को देखेगा तो क्या होगा? चोर रुक जाएगा कि भागेगा? वो तो भागने लगेगा। हाँ, तो यही लिखा हुआ है कि द थीफ सॉ द पुलिसमैन, यानी कि चोर ने पुलिस को देखा। तो देखने का काम कौन कर रहा है? द थीफ। तो यहाँ देखने वाला है ना जी, और जब देखने वाला है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये डूअर हो गया। इसलिए ये भी कौन सा है? एक्टिव वॉइस। ये भी कौन सा है? एक्टिव वॉइस। आगे लिखा हुआ द पुलिसमैन वाज सीन। इसका मतलब हुआ कि पुलिसमैन देखा गया, पुलिसमैन देखा गया। और देखा कौन? पता है कुछ? नहीं पता। यानी कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट अर्थात डूअर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें इसकी ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं थी, इसलिए नहीं जिक्र किया इसका। सिर्फ कहा कि पुलिस को देखा गया, जो काम किया है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कहां डूअर है? नहीं ना। सो ये कौन सा है? पैसिव वॉइस। तो आप सभी को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान बहुत अच्छे से आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं आपको अब मैं चेंज करने के तरीकों को मैं बताऊंगा आपको कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तमाम चीजों को आप हम लोग पढ़ेंगे। आप एक बार ना है तो एग्जाम्पल को एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने का काम करूंगा। चलिए तो अब मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी देता हूं।
इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे आपको रूट प्रोनाउन में आप पढ़े होंगे, इसमें जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये आप पढ़े होंगे। यानी सब्जेक्टिव केस और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आप सब्जेक्टिव केस में आई पढ़े होंगे, बी पढ़े होंगे, यू पढ़े होंगे, है ना, ही पढ़े होंगे, सी पढ़े होंगे, है ना, इट पढ़े होंगे, या दे लिख देते हैं, मैं दे पढ़े होंगे, ये सभी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसकी जानकारी हम लोग को लेना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अर्थात आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है साथियों, मी होता है। आप सबको भली बात ही परिचित होंगे इस चीज से। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होता है, यू, हाँ बहुत अच्छे। और ही का क्या होता है, ही का होता है हिम। अच्छा, सी का क्या होता है, हर। और दे का क्या होता है, देम। ये आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, ठीक है। तो इसका क्या रोल है इसमें, वॉइस में इसका क्या रोल है सर, बता दो आप। वॉइस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी एक्टिव वॉइस में अगर इस सभी का प्रयोग किया हुआ रहेगा, तो पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग करेंगे। इसका पैसिव वॉइस में अगर प्रयोग करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी। वी का क्या हो जाएगा, अस। यू का क्या हो जाएगा, यू। ही का क्या हो जाएगा, ही। और सी का हर। और दे का देम। और जब आप ऑब्जेक्टिव केस से उठा करके आप सब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग करना रहोगे, तो मी का क्या हो जाएगा वापिस, आई। अस का वापिस क्या हो जाएगा, वी। यू का क्या हो जाएगा, वी। हिम का क्या होगा, ही। हर का क्या होगा, सी। देम का क्या होगा, दे। बहुत अच्छे। तो इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसका बहुत महत्वपूर्णता है इसमें, ठीक है। ये रूल्स ऑफ प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। वैसे एक बार इसको आप लिख लीजिए, ज्यादा जरूरी की चीज है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा था अभी अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बताता हूं। सबसे पहला वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देंगे आप सभी, ट्रांसफॉर्मेशन। समझिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। कहने का मतलब हुआ चेंज इन द स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज इन मीनिंग। वापिस आइए, एक बार बात फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि स्ट्रक्चर में चेंज होगा परंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यानी एक्टिव वॉइस में दो अर्थ होगा, वही अर्थ पैसिव वॉइस में होगा, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अगर आप हिंदी की बात करें, इसका मैंने भी बताया क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि चेंज इन स्ट्रक्चर बट डज नॉट चेंज इन मीनिंग, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, प्यारे बच्चों, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो चीजों पर निर्भर करती है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर ये दो चीजें हैं तो आपका किसी भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। और साथ साथ तीसरा क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट। ये रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा। सब्जेक्ट का अपना वर्ब से मतलब होता है, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है। तो कुल मिलाकर तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर के आपका किसी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो यही होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने का रूल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो हम लोग कई को लेवल पे पढ़ेंगे। टेंस लेवल पे पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का कैसे चेंज होता है वो पढ़ेंगे, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस का कैसे वॉइस चेंज होता है उसको पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टेंस लेवल का, टेंस लेवल का हम लोग एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, टेंस लेवल का। तो सबसे पहले टेंस में मैं आपको बात करता हूं आज असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं एक आपका जनरल स्ट्रक्चर बताता हूं और इसे जनरल स्ट्रक्चर की मदद से आपको मैं सारे रूल्स का पैसिव स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझिए। असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर, तो किसी भी सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले किसका होना जरूरी है, सब्जेक्ट का, और इस सब्जेक्ट का अपना हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद उसका अपना मेन वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। बोलो यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसका पीवी हम लोग सीखते हैं, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो किसी भी सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिए गए सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में चेंज करते समय उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, मैंने बताया था। तो इसको बताता हूं मैं, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ गए आप यहाँ, और ये जो हेल्पिंग वर्ब था ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया गया है, लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर यहाँ लाया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सो गाइस ये हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब। बोलो कोई दिक्कत। आगे अगर बात करते हैं तो ये जो मेन वर्ब लिखा हुआ है इस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ क्या बताया था आपको, कोई ना कोई एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, सुटेबल प्रीपोजिशन। और उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब सब्जेक्ट लिखा जाता है प्रीपोजिशन के बाद तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो ये अपना पैसिव स्ट्रक्चर बना, ऑब्जेक्ट प्लस चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के तीसरा रूप प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। आप लोग को एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आज तक मैंने ये सुटेबल प्रीपोजिशन का नाम नहीं सुना, मैंने बचपन में वॉइस तो पढ़ी थी लेकिन सर ने मुझे बताया था कि V3 के बाद आप बाई का प्रयोग करने के लिए सर बताए थे, लेकिन आप सर ये क्या लिख रहे हो। तो मैं बता दूं कि हर सेंटेंस का एक अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो बाई जनरली मैक्सिमम सेंटेंस में बाई का यूज किया जाता है, इसीलिए बाई का प्रयोग बता दिया जाता है। अब ये सुटेबल प्रीपोजिशन के जगह पे किसका किसका प्रयोग होता है मैं वापिस इस चीज को आपको बताता हूं। आप एक बार इसको यहां से लिख लीजिए पहले। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सुटेबल प्रीपोजिशन है इस सुटेबल प्रीपोजिशन के जगह पे किसका किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इस सुटेबल प्रीपोजिशन के जगह पे, इसके जगह पे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बाई का। किसका, बाई का। बाई का प्रयोग कब करेंगे हम, जब किसी पर्सन की बात करें या कोई भी लिविंग पर्सन रहे, लिविंग थिंग रहे, जब लिविंग या कोई पर्सन रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। अगर पर्सन या लिविंग थिंग नहीं रहे तो एक चीज का और हम प्रयोग करेंगे, वो दूसरा होता है विद का। विद का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विद का। ठीक है। तीसरा बात करते हैं हम लोग किसका, टू का, किसका, या फिर इन का बात कर लेते हैं पहले, इन का। तो इन का प्रयोग किया जाएगा जब कोई मीडियम की बात करेगा, कोई मीडियम की बात करेगा, माध्यम की बात करेगा तो वहां पे। और टू एक होता है, टू का प्रयोग करेंगे नो के सेंस में। नो के सेंस कहने का मतलब है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जानेंगे या जानते हैं तब ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो का। तो ये सारी प्रीपोजिशन रहा जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आइए वापिस अब हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जो वॉइस सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव, उसका चेंजिंग अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा उसके रूल्स के बारे में। तो आइए बिना देर के मैं अब आपको सीधे लेकर चलता हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन करने के रूल की तरफ। तो एक बार आप इसे लिख सकते हो। तो बात करेंगे अभी हम, है ना, टेंस लेवल में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का किस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टेंस कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर ही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जब इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका पीवी स्ट्रक्चर क्या होगा, वापिस ध्यान देंगे। तो इसका पीवी स्ट्रक्चर मैंने अभी जनरल स्ट्रक्चर आपको बताया कि कैसे जनरल स्ट्रक्चर के माध्यम से चेंज करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस का जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने लगेंगे तो एक्टिव वाले सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होगा, वापस ध्यान देंगे मेरी बात को, जो एक्टिव वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में चेंज करते समय उसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। आप बोल सकते हो पीछे से आप, तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट को बना लिए सब्जेक्ट। ओके, और जो लिखा हुआ V1 या V5 इसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, मैंने बताया था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इज या एम या आर। बातें समझ में आई? आगे बात करते हैं। तो ये V1 या V5 के चेंज करेंगे और इसके तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, यानी मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद मैंने बताया यहाँ है ना सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन में मैक्सिमम सेंटेंस में बाय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा और प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एजेंट का रूप ले लेगा। यानी एजेंट, ये जो एजेंट के तौर पर है वो कोई और नहीं बल्कि सब्जेक्ट है। वापिस समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। और जब इसे पैसिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह यूज किए। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे और जो V1 या V5 है उसको V3 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो लिखा गया सब्जेक्ट है उसको आप लास्ट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर रहा। देखिए मैं एग्जांपल दे देकर आपको मैं समझाता हूं। देखिए एग्जांपल्स कैसे चेंज होगा। मैं लिखता हूं सी प्लेज हॉकी, है ना, वो हॉकी खेलती है। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान करिए। इसमें सब्जेक्ट कौन है प्यारे बच्चों, सी। ये आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको पीवी में चेंज करिए अर्थात पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे आप, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हॉकी। उसके बाद इज एम आर, तो हॉकी के अकॉर्डिंग क्या लाएगा, इज। उसके बाद V3, तो प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बाय लिखना है तो बाय लिख देंगे। उसके बाद एजेंट अर्थात सब्जेक्ट, तो सी है तो सी का क्या होता है, हर। मैं इससे पहले बताया अभी कि कैसे चेंजिंग होता है। तो ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। ठीक है, आइए वापिस से कुछ और एग्जांपल लेता हूं, है ना। यू राइट अ लेटर, आपका अपना ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखाएगा। तो अ लेटर को पहले लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ, अ लेटर। उसके बाद इच, उसके बाद राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद है ना बाय और उसके बाद यू का क्या हो जाएगा, यू। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहले आप इतनी सारी बातों को एक बार आप लिखे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दो एग्जांपल और लिखा हुआ है, चलिए इसको चेंज करिए। करण किल्स अ स्नेक, है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका स्नेक हो गया, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले अ स्नेक। इसको अकॉर्डिंग इच, किल का V3 हो जाएगा किल्ड, और उसके बाद बाय और उसके बाद करण का करण। तो ये बन गया। एक लिखा हुआ संजय मैरिज टू सीमा, ठीक है, वापिस इसको बनाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे सीमा आ जाएगी आगे, सीमा के अकॉर्डिंग इच, और उसके बाद आपका मैरी का V3 हो जाएगा मैरिड, उसके बाद बाय और उसके बाद क्या, संजय। हो गया ना, ये आपका बन गया। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है
कि जो मैंने अभी बताया आपको कि सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, इसीलिए बताया था। देखिए यहाँ पे संजय सीमा के साथ शादी करती है, तो संजय सीमा के साथ शादी करती है तो संजय जी सीमा जी को जानते होंगे और सीमा जी संजय जी को जानते होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो शादी होना संभव नहीं है। चाहे शादी होने के 2 महीना पहले जाने, 4 महीना पहले जाने या 4 साल पहले से जानते हो, जो भी हो, तो एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। और मैंने नो के सेंस में बताया प्यारे बच्चों कि जब भी एक दूसरे को जानते हैं तो वहां पे फिक्स आपका प्रीपोजिशन बताया क्या, टू, यानी कि टू का, इसलिए यहां से बाई को रिमूव करेंगे और टू को लगाएंगे। सो गाइस माय करेक्ट आंसर इज सीमा इज मैरिड टू संजय। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत आसानी से आ गया होगा। मैं इंट्रोगेटिव और WH स्ट्रक्चर मैं सारे चीज का बताऊंगा। सबसे पहले आप असर्टिव को सीख लीजिए, बारी बारी से मैं सबको बताऊंगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उसको मैं सिखाऊंगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।